बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जीटीवी के तमाम नाजरीन को इस जश्न पीएसएल में एक मरतबा फिर खुश आमदेद कहता है कि जहां पर हम रोजाना बात करते हैं पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 5 के खेले जाने वाले मैचेस के हवाले से और इन मैचेस का तज्जिया करते हैं अपने दोनों क्रिकेट एनालिस्ट से, दोनों क्रिकेट एक्सपर्ट से। रोजाना की तरह आज भी हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के जबरदस्त ऑफ स्पिनर और जबरदस्त टेस्ट क्रिकेटर तौसीफ अहमद साहब। वेलकम टू द शो तौसीफ भाई। शुक्रिया। और दूसरी जानिब हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान की डोमेस्टिक का बड़ा नाम महमूद हामिद साहब। महमूद भाई, आपको भी खुश आमदीद। महमूद भाई, सबसे पहले एक दफ़ा फिर आपको मुबारकबाद। ये आपने 2 दफ़ा प्रेडिक्ट किया और दोनों ही मरतबा आपकी टीम ने जो पेशावर ज़ल्मी ने कामयाबी हासिल किया। लेकिन कल तौसीफ भाई ने आपको कॉपी किया था, लेकिन बहरहाल फिर भी नहीं, ये मेरी भी क्रेडिट इसको ही दें। आपका भी क्रेडिट इनको दें। हाँ, इसलिए कि मैं भी सीख तो रहा हूँ। आपने फिक्स कर लिया मैच इनसे। नहीं, मैं सीख रहा हूँ कि किस तरह ये क्या बात करता है, तो आगे चल के मैं भी करूँगा। महमूद, क्यों, किस वजह से कहा था वैसे आपने? नहीं, मुझे अच्छी लगती है वो टीम बिकॉज ऑफ शुएब मलिक, उसके पास ऐसा एक प्लेयर है। कामरान अकमल उसके पास है, तो मुझे वो इनके ये मैच विनर हैं। ख़ासकर मलिक, अगर मलिक जिस तरह खेलते हैं, आज भी देखें मलिक एंड में जिस तरह लेके चले गेम को और हैदर अली के साथ, तो एज ए सीनियर प्लेयर मैच को फिनिश करने में वो जिस कामयाब हुए। और मैच क्योंकि बहुत इतना आसान मैच नहीं था, एक बड़ा टारगेट था। और इनिशियली अगर हम देखें तो इतने तेज़ रन्स नहीं बने, लेकिन बीच में आके जिस तरह इन लोगों ने एक्सलरेट किया, फिर एवरेज को मेंटेन किया, तो मैच आखिर तक गया। तो मुझे मलिक की वजह से बहुत ज़्यादा ये टीम पसंद है। जी तौसीफ भाई। मिडिल में जब आता है टाइम ना, एक तो आप 6 ओवर का सर्कल है, उसमें ज़ाहिर है जो टीम अच्छा दोनों टीमों ने अच्छा किया, 50 से ऊपर रन्स बनाए। मिडिल ऑर्डर में जब जाके जो छक्के मारने वाले प्लेयर होते हैं ना, वही टीम को जिताते हैं। आई थिंक एक बड़ा स्कोर था, उसमें सीनियर्स और जूनियर ने मिल के जो है, एक सीनियर ने जूनियर बॉलर था, उसको जाहिर है कि इतना एक्सपीरियंस नहीं था, बट आई थिंक जो सीनियर्स थे उन्होंने मैच को जो है पूरा लेके चले गए। ठीक है नाज़रीन, इससे पहले कि मज़ीद अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाएं, थोड़ा सा हम इस मैच के बारे से मज़ीद बात करते हैं कि आज दोनों ही टीमें जो मैदान में उतरी थी, दोनों को ही अपने पहले मैचेस में शिकस्त का सामना करना पड़ा था। लाहौर कलंदर के सामने पेशावर ज़ल्मी को शिकस्त हुई थी, जबकि इस्लामाबाद यूनाइटेड ने मुल्तान सुल्तान को शिकस्त से 2-4 किया था। और आज यही वजह थी कि दोनों टीमों ने अपने स्क्वाड में 2-2 तब्दीलियाँ की थी। रवि बोपारा, जिन्होंने गुज़िश्ता मैच में 50 रन की इनिंग खेली थी, ज़ल्मी के लिए आज उनको इंजरी की वजह से खेलने का मौका नहीं मिल सका और आज उनकी जगह कैडमोर को खिलाया गया, जिनका इंग्लैंड से ताल्लुक़ है। उन्होंने भी आज अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया। इसके साथ साथ आज इमाद भट्ट की जगह खिलाया गया दराज कदम मोहम्मद इरफान को, जबकि दूसरी जानिब जो दो मुल्तान सुल्तान थे, उसने भी अपने स्क्वाड में 2 तब्दीलियां की और वहां पे शाहनवाज धानी और हमें उस्मान कादिर खेलते हुए नजर आए। स्कोर कार्ड आपके सामने मौजूद है, समरी मौजूद है। 193 किए 4 विकेटों के नुकसान पर। विंस ने बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग की, 84 रन स्कोर किए, 2 विकेटें हासिल की साकिब महमूद ने, और जवाब में कैडमोर जिन्होंने निफ सेंचुरी स्कोर की, उनके ज़बरदस्त बैटिंग की बदौलत, इमाम उल हक के 48 रन की बदौलत महज 4 विकेटों के नुकसान पर यह टारगेट पूरा किया और 6 विकेटों से कामयाबी हासिल की। और इस तरह इस पीएसएल सीजन 5 में अपनी पहली कामयाबी को अपने नाम के आगे दर्ज कराने में कामयाब हो गई पेशावर ज़ल्मी की टीम। तो इस तरह मजमूई तौर पर इन दोनों टीमों के दरमियान अगर देखा जाए तो अब तक 7 मैचेस से खेले जा चुके हैं और 3 में अब इस मैच के बाद कामयाबी मिल गई है पेशावर ज़ल्मी को, और 4 मैचेस में जो फतह है वो मुल्तान सुल्तान के हिस्से में आई है। इसके अलावा आज दोनों ही टीमों ने एक दूसरे के खिलाफ बड़ा ज़बरदस्त रिकॉर्ड स्कोर किया। इससे पहले जो रिकॉर्ड स्कोर था वो था 186 था, 3 विकेटों के नुकसान पर मुल्तान सुल्तान का पेशावर ज़ल्मी के खिलाफ, और ज़ल्मी का मुल्तान सुल्तान के खिलाफ 176 था जो उसने 2019 में स्कोर किया था। तो आज दोनों ही टीमों ने अपने रिकॉर्ड को काफ़ी बेहतर किया। सबसे पहले तो महमूद भाई ये बताइएगा कि जो 2 तब्दीलियां की हैं, इरफान आए हैं टीम में ज़ल्मी में और दूसरी तरफ कैडमोर आए हैं, बोपारा ऑब्वियसली अनफिट तो उनकी जगह है, तो ये तब्दीलियां काम तो कर गई, लेकिन आपकी दानिश में ठीक तब्दीलियां नहीं? अब मेरे ख्याल से तो ठीक थी, क्योंकि बोपारा तो आप जैसे आपने बताया कि फिटनेस का मसला था जिसकी वजह से उसको खिलाया और उसने भी परफॉर्म किया, जो भी रिप्लेसमेंट आई उनकी जगह। ओवरऑल टीमें तो बहुत अच्छी सेलेक्ट की थी। उस्मान कादिर को खिलाया, उसने भी अच्छी बॉलिंग की है। लेग स्पिनर का इम्पैक्ट आपको नज़र आया कि जिस तरह बॉल अच्छा हो रहा था।
लेकिन दोनों टीमें बहुत बैलेंस थी, अच्छा मैच हो रहा था, एक अच्छा टारगेट दिया था। विंस बहुत ज़बरदस्त उन्होंने बैटिंग की है इस पिच के ऊपर, और अब हम देख रहे हैं इस पिच में अब वो बाउंस और वो जो नज़र आ रही थी चीज़ें वो ख़त्म होती चली जा रही हैं, मैचेस होते चले जा रहे हैं, थोड़ा स्लो होते जा रहा है, बैट पे और अच्छा बॉल लग रहा है, जिसकी वजह से आप देखें हिट्स कितने अच्छे लग रहे हैं। पहले अगर हम देखें तो 150s के मैच हो रहे थे, नाउ पिछला कल भी मैच जो था वो 179 का मैच था, आज भी 190 प्लस रन्स हुए। तो इट मीन्स कि अब जो हाई स्कोरिंग मैचेस की तरफ चला जा रहा है, तो अब यहाँ पर अब जो टीम है उनको अब अपना पार स्कोर जो है वो देखना पड़ेगा। जो पहले बैटिंग कर रही हैं टीमें, तो उनको कहाँ पर अपना पार स्कोर रखना है, क्योंकि जिस तरह की अब पिच चल रही है तो शॉट्स जिस तरह लग रहे हैं ऑन दी अप, जिस तरह शॉट आखिरी ओवर अगर आप धनानी का देखें, उसने 3 ओवर बहुत अच्छे किए, लेकिन लास्ट ओवर में वो थोड़ा सा इनएक्सपीरियंस की वजह से मैं समझता हूँ कि वो उस जगह पे बॉल कर गया, इतनी लेंथ बॉल कर गया कि वहाँ पर उसको 3 छक्के लग गए। तौसीफ भाई, जिस तरह हम अक्सर बात करते हैं कि जो एनवायरनमेंट से फेमिलियर नहीं होते बैट्समैन या पिच से हमाहंग नहीं होते, इसलिए रन्स नहीं हो रहे, लेकिन हम देख रहे हैं कि आज कैडवर को पहला मैच खिलाया, उन्होंने 53 रन्स कर दिए, बोपारा को खिलाया था, उन्होंने 50 रन्स कर दिए पहले ही मैच में, जब दीगर बैट्समैन स्ट्रगल करते नजर आ रहे थे। तो हफीज़ ने भी रन्स किए हैं, ठीक है, शुएब मलिक ने भी रन स्कोर किए हैं, हैदर अली भी कर रहे हैं, लेकिन क्या वजह है कि ओवरसीज़ प्लेयर जल्दी हमाहंग हो गए इस पिच से? देखिए, एक तो पिच बहुत ज़बरदस्त है, क्रेडिट देना चाहिए, और मैं तो थोड़ी बहुत ज़रूर गेंद बाउंस कर रहा था शुरू के मैचों में, लगा हमें, लेकिन मैं फिर भी कहूँगा कि बैटिंग के लिए पिच साजगार थी। 150 आप कर रहे हैं, उसमें आपके सर्कल के अंदर 3 विकेट जब गिर जाएंगे तो आप थोड़ा सा स्लो हो जाते हैं, और यही वजह है कि 150 या इससे ज़्यादा रन्स नहीं बने उस वक्त। अभी आप देखें इस मैच में भी पहले 6 ओवर में 50 से ऊपर दोनों टीमों ने बनाए, तो स्कोर देखिए कहाँ, बहुत ज़बरदस्त स्कोर था, बट सेफ नहीं था। कल का मैच देख के भी हमें अंदाज़ा हो गया था कि ये सेफ मैच नहीं है, और आने वाले उसमें मैं समझता हूँ कि अभी तक स्पिनर्स का काम नज़र नहीं आया हमें, बट एक मैच, इस मैच में मैं धानी यंग बच्चा है, अपनी जगह है, और थोड़ा सा कैलकुलेशन करनी चाहिए थी ऐसे टाइम में, क्योंकि मैच आगे जाना चाहिए था। उसने 3 ओवर, जैसे महमूद ने कहा, कि बहुत अच्छे किए, बट आई थिंक आपने देखा उसने क्रॉस सीम पकड़ी हुई थी, और क्रॉस सीम से आप जो है उसने एक विकेट ली ज़रूर, जो शॉर्ट थर्ड मैन पे कैच हुआ, लेकिन तो कामरान अकमल की भी एक बॉल लगी थी क्रॉस सीम से ही। क्रॉस सीम जब उस वक्त गेंद नया था तो शाइन पे जो है तो वो उसने तेज़ बॉलिंग की, बट ये सेकंड लास्ट ओवर जो उसने किया ना, उसमें आगे क्रॉस द सीम पकड़ेगा तो फिर थोड़ा सा खींच के ही बॉल करे, मुंह में तो गेंद देखें आप, शायद इसलिए नहीं कर रहा कि शायद मैं वाइट ना हो जाए, मेरी गेंद स्विंग ना हो जाए, यही वजह होती है कि आदमी क्रॉस द सीम पकड़ता है बॉल। तो उसने क्रॉस द सीम बॉल पकड़ी है और गेंद आगे की है उसने, तो वो टाइम, चूंकि पिच भी अच्छी थी, टाइम लगा और छक्के लगे। जब बैट्समैन जब हिट आउट करने के लिए खड़ा होता है तो वो बॉल अपने एरिया में ढूंढ रहा होता है, लेंथ बॉल को ढूंढ रहा होता है। अगर आप यॉर्कर करते हैं उस वक्त फुल टॉस बॉल भी अगर आप वो बचा लेती है, लेकिन लेंथ बॉल जो है वो मिस हिट भी छक्का हो जाता है। तो उसने एंड में थोड़ा सा इनएक्सपीरियंस की वजह से थोड़ा सा प्रेशर जाहिर सी बात है डेवलप हुआ है, तो वहाँ वो लेंथ बॉलिंग कर गया, जिसकी वजह से वो मिडिल हो गई सारी शॉट्स। तो ये थोड़ी सी थी मेरे ख्याल से, थोड़ी सी कैलकुलेशन, जैसे इन्होंने कहा तौसीफ भाई ने, कि कैलकुलेशन में हो गई कि ये ओवर जो था वो मेरे ख्याल से दानी से को अगर बचा लेते तो आखिरी ओवर शायद मेरे ख्याल से बेहतर होता, क्योंकि समटाइम ऐसा ही होता है कि आप अपने एक्सपीरियंस बॉलर से 19वां ओवर करवाते हैं। अगर 16-17 रन चाहिए तो आप एक्सपीरियंस जो है कि वो आखिरी ओवर के लिए, ये भी तो हो सकता है एक्सपीरियंस बॉलर ने खुद अपने आप को सेव कर लिया हो, ये भी तो हो सकता है। वो एक डिफरेंट वो एक एक्सपीरियंस सिनेरियो है। ये मैं जरा तौसीफ भाई से मैं आऊंगा, जरा इस वक्त हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और चूंकि तौसीफ भाई यहाँ पे बैठे तो मुझे याद आ गया कि जब मियादाद ने शारजा में छक्का लगाया था उस वक्त कोई भी इंडियन बॉलर बॉल करने के लिए तैयार नहीं था, और इनएक्सपीरियंस बॉलर को उसके इनएक्सपीरियंस होने की वजह से जबरदस्ती बॉल पकड़ा दी गई, और फिर दुनिया भर में जो है वो चेतन शर्मा का एक नाम हो गया कि उन्होंने छक्का खा लिया जावेद मियादाद से। इससे लेंगे छोटा सा ब्रेक, और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो जरा इसी बहस को, इसी डिबेट को जरा कंटिन्यू करते हैं। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं GTV स्पोर्ट्स स्पेशल और हम PSL स्पेशल में हमारी कोशिश ये होती है कि हम अपने दोनों एनालिस्ट से जो दिन में खेला गया मैच उसके हवाले से तबसरा और तज्जिया हासिल करें और साथ साथ जो है पाकिस्तान सुपर लीग में जो टीमें शरीक हैं उनके कप्तानों से या उनके ज़बरदस्त अहम खिलाड़ियों से गुफ्तगू करें ताकि इस जश्न में मजीद जो है इस जश्न का रंग जो है वो दुबाला हो सके। इस वक्त मुझे टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है जनाब कोयटा ग्लेडिएटर्स के कप्तान सरफराज अहमद ने और हम बहुत ही मशकूर हैं कि सरफराज ने वक्त निकाला। अस्सलाम वालेकुम सरफराज। जी वालेकुम सलाम अली भाई, कैसे हैं आप? ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और महमूद हामिद साहब मेरे साथ मौजूद हैं, तौसीफ अहमद साहब मौजूद हैं। ये दोनों नाम आपके लिए कोई नए नहीं हैं। जी जी बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम तौसीफ भाई, महमूद भाई, जी, कैसे हैं आप दोनों? ठीक है, वालेकुम सलाम। ठीक ठाक, तुम ठीक हो? अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र। आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सरफराज, आजकल आप जिस मूड में नजर आ रहे हैं, जिस फेज में नजर आ रहे हैं, अगर मैं कुछ सवाल करूं तो नाराज वराज तो नहीं होंगे? नहीं कर ले, कोई मसला नहीं है। मूड मेरा हमेशा ग्राउंड के अंदर ऐसा ही रहता है मेरा। हाँ, कोई नया मूड नहीं है, लोगों के लिए नया होगा, मेरे लिए तो पुराना ही है। अच्छा सरफराज, यही मैं जानना चाहता कि जितने सरफराज को हमने फॉलो किया आपकी क्लब क्रिकेट से, अंडर 19 क्रिकेट से, आप शुरू से ही ऐसे रहे, लेकिन अब क्या वजह है कि मीडिया में बहुत ज्यादा बात की जा रही है, मीडिया में बहुत ज्यादा इस बात को हाईलाइट किया जा रहा है कि सरफराज कोई फ्रस्ट्रेशन का शिकार है, सरफराज किसी गुस्से का शिकार है, हालांकि आप तो शुरू से ऐसे ही हैं। बस कुछ नहीं, कुछ मोहब्बत करने वाले, चाहने वाले कुछ ज्यादा हो गए ना आजकल हमारे, तो इसलिए वो ज्यादा चर्चा करते हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है। बात देखिए, मैं जिन्होंने मुझे बचपन से देखा है, सामने यहाँ पे दो लोग बैठे हुए हैं जिनके अंडर कोचिंग में भी खेला हूँ, और आपने तो खैर देखा ही है मुझे बचपन से। तो हो सकता है लोगों को शायद ऐसा लग रहा हो कि फ्रस्ट्रेशन का शिकार है। बात ये कि जब आपकी एक टीम की कप्तानी कर रहे होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर होती है, और ऐसी पोजीशन जहाँ पे आपको लगा कि आप मैच जीत सकते हैं, तो वहाँ पे जो प्लान के मुताबिक बॉल ना हो रहा हो, तो हो सकता है कि थोड़ा सा ज्यादा हो गया हो। लेकिन मेरी शुरू से आदत ऐसी है, और मैं कोशिश करता हूँ कि लड़कों को इजी होने ना दूं, और मैच में पूरा अपनी तरफ से भी कोशिश करता हूँ कि 100 से ज्यादा दूं, और दूसरों से भी एक्सपेक्ट करता हूँ कि यार अपना बेस्ट से बेस्ट दें ताकि टीम जीते। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बस वो लोगों को ऐसा लग रहा है कि शायद कोई फ्रस्ट्रेशन का शिकार हूँ या कोई भी चीज नहीं है। मैं हर मैच ऐसे ही खेलने की कोशिश करता हूँ, और आगे भी इंशाल्लाह ऐसी ही कोशिश करूंगा। ठीक है। अच्छा सरफराज, आपको ऐसा तो नहीं लगता कि अगर आप अभी चूंकि टीम से भी बाहर हैं, परफॉर्मेंस भी इतनी ज्यादा नहीं हो रही, तो गैर जरूरी तौर पे पंचिंग बैग बनाया हुआ है सरफराज को कि हर तनकीद जो वो सरफराज की तरफ कर दी जाए? यार अब पता नहीं, अब देखें, सबकी अपनी अपनी राय है इसमें। सबकी जो जिसके जो दिल चाहता है वो ये कह सकता है, आप किसी को रोक नहीं सकते। लेकिन मेरा खेलने का अंदाज ऐसा ही है, और मैंने स्टार्टिंग से ही ऐसी क्रिकेट खेली है, और कोशिश करूंगा कि आगे भी इसको जारी रख सकूं। बस मेरा तो यही है पॉइंट ऑफ व्यू मेरा। अच्छा, अभी जो मैच खेला गया हमने देखा, एक बड़ा अच्छा जेस्चर दिया आपने, क्या एक तस्वीर आई जिसमें आपने हफीज को पहले इशारा किया कि आप पहले ग्राउंड से बाहर जाएं, जो क्रिकेट में अमूमन सीनियर्स के लिए किया जाता है। तो क्या वो भी कोई मीडिया हैक थी या आप लोगों के दरमियान कोई आपस में ऐसा कुछ चल रहा था? देखिए, ये स्पोर्ट्समैन स्पॉन्सरशिप होती है जब सामने हमारे दोनों इंटरनेशनल प्लेयर बैठे हुए, टेस्ट क्रिकेटर बैठे हुए हैं। देखिए, जब होता ये है कि जब भी कोई बैट्समैन अच्छी टीम को जितवाता है, तो कोई ऐसा नहीं है कि मैंने सिर्फ हफीज भाई की वजह से किया। वहां पे अगर कोई भी बैट्समैन होता जिसने अपनी टीम के लिए विनिंग नॉक खेली हो, अगर हम लोग कोई टी टाइम होता है या लंच टाइम होता है, तो नॉर्मली फील्डिंग साइड जो है वो बैट्समैन को ही पहले जाने देती है। और मैच के इख्तिताम पे भी यही होता है, अगर कोई टीम जीती भी होती है, कि जो प्लेयर्स ने अच्छी परफॉर्मेंस दी हो, तो वो कोशिश करते हैं कि वही आगे ग्राउंड को लीड करें और आगे जाके वही हाथ मिलाएं। तो मैंने भी वही चीज की। तो इसमें ये नहीं था कि सिर्फ मैंने हफीज भाई की वजह की, वहां अगर कोई और भी होता तो ऑब्वियसली अगर अपनी टीम के लिए मैच जिताया हुआ होता, तो रिस्पेक्ट में जो है क्रिकेट में जो स्पोर्ट्समैनशिप यही होती है कि मैंने उनको इसीलिए वजह से आगे किया था। ठीक है। अच्छा, अब ये बताइएगा, थोड़ा सा आपकी टीम के हवाले से भी बात करेंगे, आपकी अपनी परफॉर्मेंस के हवाले से बात करेंगे। पहले मैच में आपने ओपन किया, बिल्कुल ठीक किया आपने, क्योंकि आप जाहिर सी बात है आप पाकिस्तान के लिए भी ओपन कर चुके हैं, लेकिन फिर लोगों का ये कहना है कि फिर तनकीद हुई तो फिर आप नीचे आ गए। नहीं, देखिए, तनकीद नहीं हुई। मैंने जैसे पहले भी कहा था, मुझे सवाल हुआ था कि देखिए T20 फॉर्मेट है, और इसमें जो है ना चीजें बहुत जल्दी जल्दी चेंज होती हैं। मुझे ऐसा लगा कि मुझे पहले मैच में ओपन करने चाहिए। फिर जब हमारी टीम जब आउट हुए जल्दी, तो मुझे मिडिल में उस वक्त ऐसा लगा कि यार कोई ऐसा बैट्समैन होना चाहिए कि जल्दी यहाँ पे विकेटें करें। तो एक टीम में एंकर करने वाला बंदा जो है ना वो बीच में होना चाहिए। तो दूसरे मैच में फिर हमने अपनी टीम मैनेजमेंट से बैठ के मिलकर बात की, और मुझे लगा, उनको बताया कि यार मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे ज्यादा जरूरत है अभी टीम को। तो इसी वजह से बैटिंग ऑर्डर चेंज किया। और क्योंकि साइम अयूब जो है वो बेसिकली जो हमने उसको लिया है, वो हमारे पास जो इमर्जिंग प्लेयर है वो ऊपर के नंबर पे खेलता है। तो कोशिश भी यही थी कि एज अ कैप्टन कि अगर उसको हम खिलाएं तो एक पूरी अपॉर्चुनिटी जो है उसको उसके नंबर पे दें। तो बस यही वजह थी जिसकी वजह से थोड़ा सा ये बैटिंग ऑर्डर जो है वो चेंज किया पहले मैच के बाद। चलिए ठीक है, आपको तो नीचे आना बनता है, लेकिन क्रिस गेल के होते हुए साइम अयूब को ओपन करना, क्योंकि साइम अयूब को मैंने भी काफी क्रिकेट को कवर किया है, कोई इतने पावर हिटर नहीं है साइम अयूब भी, पहले थोड़ा सा टाइम लेते हैं वो।
देखिए बिल्कुल पावर हिटर नहीं है, लेकिन अगर आप देखें इस बात है कि हमारे पास 3 ओपनर की चॉइस थी, हमारे पास तीनों ओपनर थे, टॉम बेंटन भी है, क्रिस गेल भी है। और अगर आप क्रिस गेल का भी आप लास्ट पूरा अपना आईपीएल आप देखें तो वन डाउन पे ही खेलते नजर आए हैं। तो हमने उनसे बात करी थी, उनको बताया था कि हम जो है हम ये चाह रहे हैं कि आप यहाँ पे खेलें, तो उन्होंने इस चीज को एग्री किया, जिसमें मैंने मोइन भाई ने उनसे बात की, तो इस वजह से हमने उनको वन डाउन पे रखा और टॉम बेंटन और फिर जो साइम अयूब जो है वो ओपन खेले अगले नेक्स्ट मैचेस में। ठीक है। अच्छा सरफराज, बहुत सारे लोग ये भी बात करते हैं कि जो आपका इमर्जिंग कैटेगरी का पिक होता है, चलिए गुज़िश्ता सालों में तो ये बात समझ में आ रही थी कि आजम खान को एक कॉन्फिडेंस देना था और जो दूसरा पिक होता था वो सिर्फ बेंच पे ही बैठा रह जाता था, लेकिन इस साल भी ये बात नोट की जा रही है कि आरिश अली खान का चांस बनना बड़ा मुश्किल नजर आ रहा है, जाहिद महमूद के होते हुए, नवाज जैसे लेग स्पिनर के होते हुए। आपको लगता है कि दूसरा जो आपका पिक है वो हमेशा थोड़ा सा हल्का पड़ जाता है? देखिए ऑब्वियसली होता यही है कि हम कोशिश करते हैं कि बेस्ट पॉसिबल पिक लें और पहली पिक हमेशा वही पिक करते हैं जिसको हमें टीम में खिलाना होता है, क्योंकि इमर्जिंग प्लेयर जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर होता है हर टीम के लिए। तो हमारी भी यही कोशिश थी कि जो हमारा इमर्जिंग प्लेयर हो वो इम्पोर्टेंट प्लेयर हो टीम का। तो अब आरिश है, अभी तो फिलहाल जो है देखें अभी तो फिलहाल आरिश की अभी जगह नहीं बन रही बीच में, कोशिश करेंगे कि पहले तो यही दुआ करते हैं कि अल्लाह करे कि साइम अभी खेले और हमारी टीम के लिए अच्छा परफॉर्म करे, और यही दुआ है। तो अभी फिलहाल तो हम साइम के साथ ही जाएंगे, लेकिन अगर कोई ऐसी जगह बनेगी तो आरिश की जगह जहाँ जगह बन रही होगी बिल्कुल उसको जरूर में टीम में इंडक्ट करेंगे। ठीक है। और सरफराज, हम सब जानते हैं कि आप बड़े जबरदस्त एक फाइटर प्लेयर है और सब उम्मीद भी करते हैं, दुआ गो भी हैं कि आप बाउंस बैक करेंगे, फाइट बैक करेंगे, लेकिन कल हमारे साथ जो मुख्तलिफ क्रिकेटर्स आ रहे हैं उनमें से अक्सर का ये बात कहना है कि सरफराज को चाहिए कोई प्रेशर ना ले, रिजवान को अपने जहन से निकाल के खेले। क्या रिजवान जहन पे हैं आपके सवार या लोगों का कहना है? मुझे नहीं मालूम, पता नहीं लोगों की क्या गलतफहमी है कि मैं उसको क्यों जहन पे क्यों सवार करूंगा। मैं अल्लाह का शुक्र है मैं अपने क्रिकेट एंजॉय कर रहा हूँ और जो भी क्रिकेट मिल रही है मैं उसको अपने फुल 100% उससे एफर्ट कर रहा हूँ। अब पता नहीं क्यों लोग इस चीज को रिलेट कर रहे हैं कि वो मैंने उसको वो कर लिया है, उसके लिए मेरी बेस्ट विशेष है भाई, वो पाकिस्तान के लिए अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और आगे से भी यही जो है कि अल्लाह करे वो पाकिस्तान के लिए आगे बहुत अच्छा परफॉर्म करते रहे। तो ऐसी कोई चीजें नहीं है, लोगों ने ऐसी जो है बिला वजह चीजों को मेरे साथ उसको रिलेट करना शुरू कर दिया है, तो ऐसी कोई खास बात नहीं है। जो भी मुझे क्रिकेट मिल रही है मैं अपनी कोशिश कर रहा हूँ कि हर मैच खेलूं और कोई भी मैच अपना मिस ना करूं। बिल्कुल। और सरफराज, इसीलिए आज आपको अपने शो में अपने मदऊ भी किया था कि हम जान सके कि सरफराज के जहन में और सरफराज के दिल में क्या चल रहा है। आप हमारे साथ मौजूद थे, लेकिन तौसीफ भाई और महमूद हामिद भी बड़े बेताब हैं आपसे बात करने के लिए। जी तौसीफ भाई। सरफराज, सबसे पहले तो कोई ऐसा नहीं, मैं जब मतलब खेलता था उस वक्त तो मीडिया का इतना वो नहीं था और होता होगा क्रिटिसाइज शायद, लेकिन यहाँ पे भी बड़ा प्रेशर, लेकिन मैं कभी भी मतलब मुझे नहीं पता चला। हाँ, इस बुढ़ापे में जाके प्रेशर आप पे होती है ना, बुढ़ापे में सिलेक्टर की बात सिलेक्टर से बमबारी तो हुई है, वही वो अब मैं बताऊं ना कि मेरे पे प्रेशर, अच्छा लेकिन बुढ़ापे आपके आखिरी एंड में बमबारियां की है लोगों ने बहुत ज्यादा हुई हैं, लेकिन मैं आप तुम्हें सरफराज एक बात बताऊं, और ये मशवरा भी है और बरादराना जल्दी बता देंगे उसका बुढ़ापा शुरू ना हो ये जाए। है कि भाई देखो बहुत होता है, किसी सियाने और किसी मेरे करीबी दोस्त ने ये बोला, कोई कितना ही बोलता रहे, सबसे मेन है खामोशी। खामोशी सब चीज़ का इलाज है, कोई नहीं बोलता रहे जितना जिसने बोलना है। और बस मैं एक क्वेश्चन और करूंगा कि आजम खान को थोड़ा सा देखो आपके किस जगह उसका हिसाब किताब बनता है, इसलिए कि मेरी नज़र में कि वो अगर ऊपर जाएगा ना तो सर्कल में रन्स कर सकता है वो। ठीक है तौसीफ भाई, ठीक है, इस चीज को हम वो ऐसे तुम खुद अपना बनाते हो, लेकिन मेरा इससे अच्छा जवाब हो नहीं सकता है तौसीफ भाई वैसे आपके लिए। आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन आपकी बिल्कुल राय है और आपकी राय की बिल्कुल रिस्पेक्ट है। तो इंशाल्लाह देखें जैसे बैठ के बात करेंगे अभी तो अभी इसके बाद फिर देखने के क्या आपको कहाँ बेस्ट पॉसिबल है। बिल्कुल मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि आप अगर किसी को मेंटोर करते हैं या किसी को, तो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म जब होता है किसी के ऊपर तो उसकी भलाई के लिए हो रहा होता है। अगर आप गलत भी कर रहे हो, अगर सरफराज गलत कर रहा है तो अगर मैं उसके लिए वो तारीफ़ करूँगा तो वो मेरी उसके लिए भलाई नहीं है। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म जिसे कहते हैं ना कि आप उसकी भलाई के लिए बात कर रहे हो कि जो गलतियाँ हुई हैं, मैं वही बात कर रहा हूँ कि जो है वो जो हमने कल भी बात की थी, और जाहिर सी बात है सब चीज़ें पता चलती हैं। तो मेरे ख्याल से सरफराज को जितना स्पिनर्स के ऊपर कॉन्फिडेंस है, कल थोड़ा सा मैं जो समझ रहा था कि नवाज से 2 ओवर करवाए थे, अगर एक आध ओवर और मिल जाता वहां पर तो शायद एक आध विकेट तुम्हें मिल जाती। मेरी ये सोच थी। सरफराज, इसी सवाल में थोड़ा सा मैं महमूद की बात को थोड़ा आगे बढ़ाऊंगा। क्या वजह थी कि हमने हफीज को भी देखा वहां से उनको 2 ओवर के बाद नहीं कराया गया, यहाँ पे आपने भी नवाज को बॉलिंग नहीं कराई। कल महमूद भाई ने काफी तफसील से डिस्कस की है ये बात। वैसे
देखिए बिल्कुल ठीक कह रहे हैं महमूद भाई, वहाँ पे बिल्कुल ओवर बन सकता था बिल्कुल, लेकिन मैं इस शक्ल में था कि यार मुझे अगर विकेट मिलेगी, क्योंकि फखर जमान जो है वो काफी ज्यादा स्पिनरों पे ज्यादा बेहतर हिटिंग के मुझे ऐसा लगा कि शायद वो कर जाएंगे। बस मैं इस इंतजार में था कि कोई मुझे विकेट मिल जाए, तो अनफॉर्चुनेटली कुछ कैचेस भी ड्रॉप हो गए, जिसकी वजह से वो ऐसा मौका लगा नहीं कि मुझे स्पिनर को वहाँ बॉल करें। लेकिन बिल्कुल सही कह रहे हैं महमूद भाई कि स्पिनर पे एक आधा चांस बन सकता था। थैंक यू सो मच सरफराज, आप हमारे साथ मौजूद थे और हम एक दफा फिर उम्मीद करेंगे अपने दोनों पैनलिस्ट की जानिब से, जीटीवी की जानिब से, आप दोबारा से बाउंस बैक करें, दोबारा से आप रन स्कोर करें और तमाम तर तनकीदों के जो आप पे नश्तर चला जा रहा है आप उनका भरपूर तरीके से अपनी परफॉर्मेंस से जवाब दें। थैंक यू सो मच। ऑलराइट, ये थे हमारे साथ जनाब सरफराज अहमद, कोयटा ग्लेडिएटर्स के कप्तान, पाकिस्तान के चैंपियन, कैप्टन के बहुत सारी उन्होंने बातों को यहाँ पे क्लियर भी किया, बहुत सारी बातें जो मीडिया में आ रही थी, बहुत ज़्यादा जो तनकीदें हो रही थी उसको उन्होंने यहाँ पे क्लियर भी किया कि क्या इनके जहन में चल रहा है, क्या उनकी टीम का प्लान है। दोनों हमारे एनालिस्ट ने कल भी काफ़ी तफसील के साथ बात की, आज उन सवालों के जवाब भी लिए सरफराज अहमद से। इस वक्त हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मजीद गुफ्तगू करेंगे और साथ साथ गुफ्तगू करेंगे पाकिस्तान के डोमेस्टिक क्रिकेट के एक अंपायर के हवाले से। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हमारे साथ मौजूद थे कोयटा ग्लेडिएटर्स के कप्तान सरफराज अहमद, और जो बात कर रहे थे अपनी टीम की स्ट्रेटजी के हवाले से, खुद अपनी ज़ाती परफॉर्मेंस के हवाले से, और इस तरह ये मेला सजा हुआ है पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 6 का, इसके हवाले से भी वो अपने राय का इजहार कर रहे थे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जितना भी क्रेडिट दिया जाए कि कितनी खूबी के साथ उन्होंने पाकिस्तान सुपर लीग कराई, इंटरनेशनल टीम्स पाकिस्तान आना शुरू हो गई, लेकिन साथ साथ कुछ ऐसे पहलू भी हैं कि जिन पर पीसीबी की तवज्जो जो है वो मबजूल कराना बड़ा ज़रूरी है। अभी चंद दिन पहले एक बड़े ज़बरदस्त और फर्स्ट क्लास अंपायर अकमल हयात साहब का इंतकाल हुआ। इसके अलावा जो एक फॉर्मर अंडर 19 क्रिकेटर थे, रेलवे से भी खेले, हारून रशीद, जो रमीज़ राजा की अंडर 19 टीम का हिस्सा थे, जब लैरी पॉटर अंडर 19 टीम लेकर आए तो उनका भी किडनी फेलियर की वजह से इंतकाल हुआ। तो ज़रा सा पीसीबी की तवज्जो जो है वो इनकी जानिब भी होनी चाहिए, क्योंकि ये डोमेस्टिक क्रिकेट के वो हीरे हैं कि जो धूप में तप कर कुंदन बनते हैं और इनकी बड़ी मेहनत होती है, लाइमलाइट में इतना नहीं आ पाते। इस वक्त स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं आपके सामने अकमल हयात साहब। तो अकमल हयात साहब के अहले खाना से हम ताज़ियत का इजहार भी करेंगे, साथ साथ हारून रशीद जो लेग स्पिनर थे उनके अहले खाने से भी ताज़ियत का इजहार करेंगे, और साथ साथ इन दोनों मरहूमीन की मग़फ़िरत के लिए भी हम दुआ गो हैं। तौसीफ़ अहमद साहब और महमूद हामिद साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। तौसीफ़ भाई, सबसे पहले तो अकमल हयात साहब, अंपायरिंग एक ऐसा शोबा है जो हमेशा से नेगलेक्ट होता है, क्विकली मुझे बताइएगा कि पीसीबी जितना अच्छा काम कर रही है, हम भी तनकीद करते हैं, जहाँ तनकीद बनती है वहाँ तनकीद है, जहाँ तारीफ़ बनती है वहाँ तारीफ़ है, लेकिन क्या आपको लगता है कि पीसीबी को थोड़ा सा तवज्जो इस तरफ भी देनी चाहिए? सबसे पहले तो इनकी मग़फ़रत अल्लाह ताला फरमाए, इनके लवाहिकीन को जो है सब्र दे। यकीनी तौर पे ये शोबा जो है जिसकी आपने बात की अंपायरिंग की, या और भी जो है, हम थोड़ा सा इससे लैग कर रहे हैं, और मेरा ख्याल है ऐसे कस्मा पुरसी में लोग ऐसा कुछ हो जाता है जो देखा नहीं जाता। तो मेरा ख्याल है आपने ख़ुद भी सारी बात कर दी कि पीसीबी को इसके लिए बल्कि एक फ़ंड बनाना चाहिए इस तरह का कि आपके जो अंपायर्स हैं, ये ज़ाहिर है उन्होंने खिदमत तो की है ना, तो उनको कुछ ऐसा कुछ हो कि आफ्टर उसके बाद उनकी फैमिली को कुछ पैसे मिल जाए। मैं तो इसमें कहीं ना कहीं लगता है आपको कि फॉर्मर क्रिकेटर्स भी कसूरवार हैं, कि अगर प्लेयर एसोसिएशन होती, जिस तरह तौसीफ भाई ने कहा, एक फ़ंड बन जाता, एक ऐसा बेनेवोलेंट फ़ंड बन जाता कि जहाँ पे अंपायर, स्कोरर, ऐसे क्रिकेटर्स, अभी मैं हारून रशीद का पढ़ रहा था जो लेग स्पिनर थे, लाहौर के लिए खेलते रहे, इसके अलावा वो रेलवेज़ के लिए खेलते रहे, रमीज़ राजा की अंडर 19 टीम का हिस्सा थे, वो भी बड़ी कस्मा पुरसी में उनका इंतकाल हुआ, किडनी फेलियर हुआ उनको। सबसे पहले तो अल्लाह में उनकी मग़फ़रत फरमाए और सब्र अता फरमाए उनकी फैमिली को। डेफिनेटली देखें, जो इस फील्ड से मुंसलिक रहा है और उसने एक लेवल पे क्रिकेट खेली है और एक लेवल पे एम्पायरिंग की है, तो फिर मेरे ख़्याल से जो बॉडी होती है उसका फ़र्ज़ बनता है कि उनको लुक आफ्टर करे, और उनके आफ्टर रिटायरमेंट उनको देखना ज़रूरी है। तो हमें इस बारे में बहुत सोचना पड़ेगा। जो आप कह रहे थे कि एसोसिएशन, जो प्लेयर्स एसोसिएशन, वो भी बहुत ज़रूरी है कि प्लेयर्स एसोसिएशन हो जो प्लेयर्स की फलाह बहबूद के लिए काम करे। तो आफ्टर रिटायरमेंट तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं कि आपको जो पेंशन मिलती है, अगर बोर्ड से उन एम्पायर्स को कुछ पेंशन मिल जाए, कुछ ऐसा वजीफ़ा ताकि वो अपनी ज़िंदगी गुजार सकें आफ्टर रिटायरमेंट। तो ये सारी चीज़ें मेरे ख़्याल से कि इनको इस बारे में सोचना चाहिए, और मेरे ख़्याल से जो भी करतर धरते हैं उनको ये सब मेरे ख़्याल से देखना चाहिए, ताकि आने वाले लोगों के लिए जो रिटायर होंगे, क्योंकि अब वैसे जो भी फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट में या भी टॉप लेवल पे एम्पायरिंग कर रहे हैं, तो खैर वो तो माशाल्लाह उनको पैसे भी अब अच्छे मिलने लगे, लेकिन पहले के लोगों को इतने अच्छे पैसे नहीं मिलते थे।
तो आफ्टर द रिटायरमेंट मैं समझता हूँ कि कुछ ऐसी चीज़ें ज़रूर होनी चाहिए। अली एक चीज़ कहूँगा कि जो प्लेयर्स हैं, टेस्ट प्लेयर्स, इनको तो पेंशन मिल रही है इस चीज़ में। तो लेकिन मैं उनकी बात करूँ जो नेगलेक्ट हो गए, बिल्कुल domestic आप के सही लोग कह रहे हैं कि इस लेवल पे भी जो है ज़रूर करना चाहिए पीसीबी को। और कोई भी सामने आ जाए, इतने स्पॉन्सर होते हैं, सबको किसी को कह दिया जाएगा तो हर साल वो इतना फंड दे देखिए देंगे। मैं एक बात जो- बता, देखिए एक टेस्ट क्रिकेटर्स भी हैं, इंटरनेशनल क्रिकेटर्स भी हैं, सिवाय टेस्ट क्रिकेटर्स के किसी को पेंशन नहीं मिलती। इंडिया या दूसरे आपको पेंशन मिलती है भाई, कि आपका राइट है, आपने इतनी खिदमत की है, आप मुल्क के लिए, चाहे मैं एक मैच खेला हूँ या मैं 10,000 मैच खेला हूँ, लेकिन मैंने मुल्क के लिए खेला है तो मुझे रिवॉर्ड मिलना चाहिए उसका। Even ये मेरी समझ से बाहर है Even कि मैं- नहीं सर, एक आज ये टॉपिक मिला है तो मैं इसको थोड़ा सा एलिब्रेट जरूर करूंगा कि अगर पासिस भी आते हैं तो ओनली फॉर द हाँ, टेस्ट क्रिकेटर्स आते हैं, इंटरनेशनल प्लेयर्स को नहीं देते। नहीं, अभी हमें भी नहीं आए। आप फर्स्ट क्लास क्रिकेटर्स को तो खैर बिल्कुल ही आपने नेग्लेक्ट किया हुआ होता है। वनडे क्रिकेट खेली हुई है जिन्होंने, आप उनको भी पास नहीं देते, उनको भी आप इज्जत नहीं देते, ना आप बुला रहे होते। मैं अगर देखता हूं तो अगर वो उसमें बॉक्स रूम में ऐसे ऐसे लोग बैठे होते हैं कि फिर आपको शर्मिंदगी होती है कि वाई यू प्ले क्रिकेट, आप कोई और प्रोफेशन कर लेते शायद वहां पर आपको इज्जत मिल जाती। लेकिन महमूद कुछ ये ऐसी सारी भी चीजें सर इनको बिल्कुल देखना आपने चाहिए, बिल्कुल सही कहा। सोचना लेकिन चाहिए। कुछ चीज़ें ऐसी भी नजर आई हैं हमें कि जो पासिस प्लेयरों के पास आते हैं ना, वो लोग फरोख्त कर देते हैं, ऐसी भी सिलसिले हुए तो हैं। सर ये तो वो सिलसिला तो- चलता वो रहता तो है। खैर लेकिन different बहरहाल चीज़ है। नाज़रीन, इस शो का असल मकसद भी ये है कि हम जिस तरह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को प्रेज़ करते हैं, उनको सराहते हैं, जिस तरह खूबसूरती के साथ उन्होंने पाकिस्तान सुपर लीग करवाई, पाकिस्तान में इंटरनेशनल टीम्स की आमद का सिलसिला शुरू हुआ। ये एक छोटी सी कोशिश है, छोटी सी काविश है कि पीसीबी की तवज्जो इस जानिब हम मबजूल कराएं। और साथ साथ एक बड़ा शिकवा है जो पाकिस्तान के शहर कराची के क्रिकेटर्स की जानिब से, वो ये है कि इस वक्त जो है 20% सिर्फ आपने तमाशाइयों को आने की दावत दी है, स्टेडियम पूरा का पूरा खाली पड़ा हुआ है। तो क्या ये बेहतर नहीं होता कि आप टेस्ट क्रिकेटर्स को, इंटरनेशनल क्रिकेटर्स को उनकी फैमिलीज के साथ इस वक्त मदऊ कर लेते, क्योंकि स्टैंड इस वक्त खाली हैं। इनको भी एक एहसास होता कि इन्होंने कराची की खिदमत की है, इनको भी एहसास होता कि इन्होंने जो है वो पाकिस्तान की खिदमत की है। पाकिस्तान की सब कैप इन्होंने चाहे T20 में पहनी हो, चाहे टेस्ट क्रिकेट में पहनी हो, चाहे वनडे क्रिकेट में पहनी हो। तो पीसीबी को चाहिए कि इस जानिब भी थोड़ी सी तवज्जो दे। और न सिर्फ कराची में बल्कि लाहौर में अगर मैच हो रहा है तो लाहौर में, पिंडी में मैच हो रहा है, पेशावर के अरबाब नियाज़ स्टेडियम में हो रहा है, तो वहाँ के क्रिकेटर्स को आप बुलाएं। क्योंकि मुझे याद है कि जब तौसीफ अहमद का डेब्यू हुआ था 1978-79 में, ये शाह फैसल से इनका ताल्लुक था। और इनको देख के शाह फैसल में कितने क्रिकेटर्स थे कि जिन्होंने क्रिकेट का आगाज़ कर दिया और बाद में उन्होंने कराची को भी रिप्रेजेंट किया। एक से बढ़कर एक नाम उसमें इस वक्त मैं गिनवा सकता हूँ, लेकिन वक्त कम पड़ जाएगा और तादाद जो है वो ज़्यादा हो जाएगी। आज शाहनवाज दहानी का भी डेब्यू हुआ और उनको देख के, जाहिद महमूद को देख के कितने लोग हैं जो इंटीरियर सिंध से इस वक्त क्रिकेट का आगाज़ करेंगे और कितना टैलेंट आएगा। तो भाई आप तो सिंध की टीम के साथ मुंसलिक भी रहे, इस वक्त धानी का खेलना और इस स्टैंडर्ड पे खेलना, जाहिद महमूद का खेलना, ये पाकिस्तान क्रिकेट को बड़ा एक बूस्ट देगा। देखिए, इससे पहले भी 2-3 प्लेयर खेले हैं, जिसमें नुमान अली अभी खेले, उससे पहले जो थे वो फैसल अतर था। फैसल अतर खेले, कुछ वैसे player- शाहिद I mean, कमरानी खेले, सिंध से, अजीम बिल्कुल, गुम्मन खेले, बिल्कुल, रिजवान अजीम, अहमद खेले। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। ये जो डेब्यू अभी हुए, जाहिर है उस वक्त में शायद ऐसा था कि जगह शायद ना बनती हो, लेकिन फिर भी उन्होंने खेले। मुझे अफसोस है गुम्मन का भी कि वो अंडर 19 कप्तान हो के उसके बाद पाकिस्तान नहीं खेल सका। लेकिन यस, इन दोनों के खेलने से बहुत फ़र्क पड़ेगा। और मैं समझता हूँ कि सिंध में इस वक्त जो है, मैं देख भी रहा हूँ उस पर कि चरागा हुआ है। और बहुत अच्छी बात है कि ऐसी जगहों से प्लेयर आने शुरू हुए हैं। ना सिर्फ काफ़ी अरसे से कराची और लाहौर को हम नहीं देख रहे हैं, अब हम इन जगहों पे, छोटी जगहों पे देख रहे हैं कि यहाँ से प्लेयर आ रहे हैं, तो बड़ी खुशाइन बात है। ठीक है। अच्छा महमूद भाई, वापस आ जाते हैं ज़रा पाकिस्तान सुपर लीग में। शान मसूद के हवाले से बहुत सारे लोग ये बात कर रहे हैं कि शान मसूद बड़ी अच्छी कप्तानी कर रहे थे, एज ए कैप्टन ग्रूम हो रहे थे। क्या वजह समझते हैं कि मुल्तान सुल्तान ने शान मसूद को क्यों कैप्टनसी से हटाया और फिर रिजवान को सडनली जो है वो कप्तान अपॉइंट किया, जबकि डोमेस्टिक T20 में भी शान एज ए कैप्टन बड़ा ग्रूम हो रहे थे? देखिए, एक तो फ्रेंचाइज की अपनी थिंकिंग होती है जो हम ओवरऑल देखते आए कि वो किसी के यहाँ पर वो जिसे कहना चाहिए कि किसी को ग्रूम नहीं करना, उन्होंने अपनी मर्जी से करना है। अगर ऐसी बात होती तो बाबर आजम भी कप्तानी कर रहे होते, वो पाकिस्तान के कप्तान हैं लेकिन वो नहीं कर रहे। खिलाफ भी तो लेकिन ना, दोनों मैचेस में बाहर हैं नहीं शान मसूद। शान देखिए ना, वो उसकी डिफरेंट अप्रोच की वजह से शायद मेरे ख्याल से कि वो T20 में वो इस तरह की इनिंग नहीं खेल पाते जिस तरह की ज़रूरत है। तो आई थिंक मेरे ख्याल से इतनी बुरी चॉइस भी नहीं है कि रिजवान को उन्होंने कप्तान बनाया। रिजवान इस वक्त जो उसका जिस तरह ऊपर जा रहा है, वो ग्रूम हो रहा है, तो इन फ्यूचर कप्तान भी हो सकता है पाकिस्तान। तो मैं समझता हूँ कि एक गुड साइन है मुल्तान सुल्तान ने कि उनको इनिशिएटिव लिया है कि रिजवान को कप्तान बनाया उन्होंने। तौसीफ भाई कुछ कहना चाह रहे हैं? अब बिल्कुल, महमूद ने जो बातें की अपनी जगह, शान अच्छा प्लेयर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इस वक्त की क्रिकेट के हिसाब से अनफॉर्चुनेटली उससे रन नहीं हुए,
बीच में उसने कप्तानी भी की, रन्स भी उसमें किए। लेकिन लास्ट टाइम आप देखें ना प्ले ऑफ में मुल्तान सुल्तान को लेकर आ गए। जी हाँ, जी फिर हाँ। इसके अलावा डोमेस्टिक आई थिंक में भी अच्छा खेले। हो सकता है ये अब इन्होंने ये सिलसिला कर दिया हो, जो कि होना चाहिए था कि जब आप किसी को कप्तान बनाना चाहते हैं तो पीसीबी उसको इंसिस्ट करे कि ऑनर को कि भाई इसको कप्तान बनाओ, हमें कप्तान आगे देखने हैं। लेकिन तौसीफ भाई आपको ऐसा नहीं लगता, आप दोनों से मेरा क्वेश्चन है, आप लोगों को ऐसा नहीं लगता कि जब भाई कैप्टन को जो लाइट में लाया जाता है कि इसको कप्तान बनाएंगे, फिर उसका कैरियर ही खत्म कर दिया जाता है। उमर अमीन बड़े वाज़ेह मिसाल है कि उमर अमीन को ऐसे कैप्टन आप ग्रूम कर रहे थे, उमर अमीन का कैरियर खत्म हो गया। कहाँ पे कप्तानी की उसे? उमर अमीन ने पाकिस्तान जूनियर्स की कप्तानी, पाकिस्तान ए टीम की अभी किधर कप्तान, कहाँ नहीं कप्तानी वही मैं कह रहा हूँ, खत्म ही हो गया ना कैरियर। नहीं, ये उमर अमीन नजर नहीं आ रहा ना। मेरा सवाल ये कि एक जमाने में आपने हमारे साथ मैचेस कवर किए हैं जब उमर अमीन पाकिस्तान की सेकंड टीम को लीड कर रहे होते थे, देखिए जब और टीम में जगह नहीं बन रही होती यही तो बात है कि आप इस तरह की हाइप क्रिएट करते हैं, रॉन्ग हाइप क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से प्लेयर खराब हो जाता है। हाँ। तो यही हुआ ना उमर अमीन के साथ, कि आप उसको अभी उसने परफॉर्म नहीं किया, उसने कुछ इस लेवल के ऊपर परफॉर्म नहीं किया, आप बातें करने लगे कि इसको पाकिस्तान का कप्तान बना देंगे। तो क्या हुआ फिर कहाँ है यही मैं वो प्लेयर, कहाँ चला गया? यही तो पूछना चाह रहा हूँ। सवाल देखिए यही है। मैं इस चीज़ में एक चीज़ कहूँ, देखें ये सब लड़के बहुत ज़्यादा खेले हैं, आप उठा के देख लें सारा कुछ, ये सब खेले हैं अपनी जगह। बात यह है कि मैं फिर वहीं उस जगह आऊँगा, लोग कहेंगे क्रिटिसाइज कर रहा है, कि जो लोग कप्तान रहे हैं उन्होंने कोशिश ही नहीं की कि अपने बेंच पे कुछ ऐसे लड़के बिठा दें अच्छा, जो रिप्लेस कर दें। अच्छा, मैं एक सवाल बनता है मेरा, अब आपसे बहुत माजरत के साथ, चाहे जवाब दें चाहे ना दें, ठीक है, क्यों नहीं दूंगा जवाब। आपने कितना ऑफ स्पिनर दिया कराची को? देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, ऑफ स्पिनर बनने में और उसमें ज़मीन आसमान का फर्क। और ये जो सब बातें करते हैं ना, कोच का कितना हिस्सा होता है, लड़के में खुद भी कुछ नज़र आना चाहिए कि वो है। देखिए अब किसी को बताने जाता है ना आदमी, तो आजकल मैं अपनी मिसाल दे रहा हूं, किसी को बताने भी जाता है ना तो वो सीधा कहता है मुझे दूसरा तो बताएं, दूसरा कैसे होता है। बात ये नहीं है, बात ये है कि कम से कम 50% उस बच्चे में प्लेयर में होना चाहिए। उसके बाद कोच अच्छा, मैं आपको आप एक कोचिंग मिनट यहीं पर करेगा। रोकता हूं, प्लेयर के अंदर होना चाहिए, ये होना चाहिए ना। फिर मिसबा पे तनकीद क्यों होती है? फिर मिकी ऑर्थर को सैक क्यों कर दिया जाता है? फिर डेविड वॉटमोर को वापस क्यों भेज दिया जाता है? अब मैं बताता हूं आपको। नहीं, नहीं, पूछो अब मैं ना। बताता अगर हूं, आप इसका जवाब मैं देता हूं। नहीं, ये दूसरी चीज है। नहीं, ये तो मैं नहीं, आपको नहीं, बता सब दें। कुछ नहीं, कुछ सुन लेना। आप मुझे बताएं। लाहौर सुन ले, मेरी मेरी भी एक बात सवाल सुन सुन ले सर, सवाल सुन ले। आप लाहौर मैं- कलंदर 4 साल से नहीं जीत रहा था, आकिब जावेद को क्यों क्रिटिसाइज किया जा रहा था? अगर 50% प्लेयर का ये, तो प्लेयर्स की भी तो बात करें ना फिर। मैं भी बात आपके हम अच्छा यही तो मैं कहता हूं, जब ये चीजें होती हैं या ना, दो तरह तो के- जब परफॉर्मेंस नहीं होती ना, तो कोच को हटा दो, सिलेक्शन कमेटी को हटा दो। 8 नंबर से हम 1 नंबर पे लेके गए टीम को, क्या हुआ? उसका नतीजा हमें हटा दिया गया। तो ये तो यहाँ लोग गन लेके बैठे होते हैं, यार कितना टाइम हो गया, ये एक सीरीज हार गए, हटा। ये हमें चेंज करनी पड़ेंगी चीजें। माइंडसेट चेंज कर दो। अगर हम चेंज करेंगे तो ही हम आगे जाएंगे। आप देखें दुनिया किधर से किधर चली गई यार। आप उठा के पड़ोसी मुल्क को देख लें, आप आपसे ज्यादा आप ये अफगानिस्तान के प्लेयर देखें किधर जा रहे हैं आपके। मैं मुत्तफिक नहीं है, मुस्कुरा क्यों रहे हैं? नहीं, मैं जो कहना चाह रहा हूँ ना, जो तुम्हारा सवाल था उसके ऊपर, कि आप जो बात कर रहे थे ना कि मिकी आर्थर या मिसबा उल हक या और कोचेस की, ये जिस लेवल के ऊपर कोचिंग कर रहे हैं, वो कोचिंग इज नॉट अ कोचिंग, इज अ मेंटोर, बिकॉज द प्लानर्स, वो परफॉर्मेंस निकालनी है आपने मैच जिताना है, आपने उस लेवल के ऊपर जाके आपने डेवलप नहीं करना प्लेयर को, आपने प्लान करके मैचेस जिताने के, आपकी टीम कैसी है और सामने वाली कैसी है, सामने वाली उस चीज पे सामने वाली टीम की बात की बिल्कुल। महमूद भाई ने और तौसीफ भाई ने, तो जरा अब जो कल जो 2 टीमें आमने सामने होंगी, जरा उस पर भी एक निगाह डालते हैं कि कल जो मैच है खेला जाएगा उसमें इस्लामाबाद यूनाइटेड और कराची किंग की टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी। तौसीफ भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, महमूद हामिद भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, ये था आज का हमारा जश्न PSL, और मैं उम्मीद है कि हमारी कोशिश, काविश और सरफराज अहमद की गुफ्तगू बिलखुसूस आपको पसंद आई होगी। कल रात 11 बजे तक के लिए अली सलमान को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।